उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भगवा अलग जगाने वाले 6 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपनी शालीन सियासत के लिए पहचाने जाते हैं। पिछड़े वर्ग के साथ ही सर्व समाज में भी इनकी गहरी पैठ मानी जाती है। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में इनको शुमार किया जाता है। तो आइए जानते हैं अपने खास प्रोग्राम शख्सियत में ऐसी ही खास शख्सियत पंकज चौधरी के बारे में। पंकज चौधरी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में 1964 को एक व्यावसायिक परिवार में हुआ। इनका राजनीतिक सफर साल 1989 गोरखपुर नगर निगम से शुरू हुआ और आगे बढ़ता चला गया। गोरखपुर में पार्षद से लेकर डिप्टी मेयर के पद का अनुभव लेकर साल 1990 में भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति के सदस्य बनाए गए। साल 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने महाराजगंज से लोकसभा का टिकट दिया और ये पहली बार में ही निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे। साल 1991, 1996, 1998, 2004, 2014 और 2019 में लगातार चुनाव जीतकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचते रहे। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की 10 सीटें आई थी तब भी ये सांसद चुने गए थे। 7 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश से जिन 7 नेताओं को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली उनमें से पंकज चौधरी का नाम भी शामिल था। कहा जाता है कि जब पीएमओ से उनके पास फोन आया तो इनकी बेटी की हल्दी की रस्म चल रही थी। हल्दी की रस्म को बीच में छोड़कर इनको पीएम आवास पहुंचना पड़ा। पंकज चौधरी को उनकी शालीन सियासत का इनाम मिला और वित्त राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण की। 6 बार के सांसद पंकज चौधरी की पहचान आज भी पार्टी में समर्पित और सफल सिपाही के रूप में की जाती है। उत्तर प्रदेश में सियासी समर सज चुका है, ऐसे में पूर्वांचल में इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। तो आइए अपने खास प्रोग्राम शख्सियत में बात करते हैं ऐसी ही खास शख्सियत पंकज चौधरी जी से। पंकज जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव आ गया है, डेट डिक्लेयर हो गई है, आपका चुनाव अगले महीने से शुरू हो जाएगा। किन मुद्दों पे वोट मांगेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है और जो भारत सरकार ने काम किया है, गांव-गांव जाकर के आप स्वयं देखें तो बहुत से गरीबों का कल्याण करने का काम हमारी सरकार ने किया है। योजनाओं के माध्यम से जो गरीब को एक आवश्यकता की चीज़ था जीवन व्यतीत करने के लिए, वो सब हमारी दल ने किया। जो पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का जो एक अपना मंत्र है, उसके आधार पर सरकार ने काम किया है। चाहे वो मकान हो, शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, सस्ता राशन की व्यवस्था हो, बीमार पड़ने पे 5 लाख का दवा का कार्ड भी दिया गया। गरीब आदमी है तो उसको 6,000 रुपया साल में मदद के रूप में भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और आम गरीब आदमी जो इंश्योर्ड नहीं हो पाता था, शहरों में और बड़े लोग तो इंश्योरेंस करा लेते हैं, अपना जीवन बीमा भी करा लेते हैं। 12 रुपये में दुर्घटना बीमा, 330 रुपये में जीवन बीमा, वो तमाम चीज़ें जो आम गरीब को आवश्यकता की चीज़ थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है और उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन आप बैकवर्ड के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आपके यहाँ इतना अच्छा काम हो रहा है तो फिर क्यों आपके बैकवर्ड नेता जो पुराने हैं जा रहे हैं? स्वयं प्रसाद मौर्य जी चले गए। देखिए, आने जाने का उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये कोई पहली बार आए गए नहीं है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उनको कोई आपत्ति थी, 4.5 साल, पौने 5 साल आप कैबिनेट में थे, और जहाँ तक पिछड़ों की बात कर रहे हूँ, दोनों पिछड़े नेता दोनों कैबिनेट में थे। अपनी बात तो उस कैबिनेट के मंच पर वो रख सकते थे, टेबल पे बात कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार बहुत से लोगों का टिकट भी कटने वाला था और महत्वाकांक्षा जो होती है ना, जो स्वार्थ जब नहीं पूरा होता है तो कहीं ना कहीं इधर से उधर लोग जाते हैं और उनके जाने से एक माहौल जो भी वो बनाते हों, लेकिन आम मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं उससे कहीं कोई प्रभावित नहीं। तो ऐसा माना जा रहा है, जैसे उन्होंने कहा है कि बैकवर्ड नाराज है, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का जो मोदी जी का नारा है, आप उसके आधार पर जो मैं अभी शौचालय या मकान की बात किया हूँ, अगर आप देखेंगे तो
हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जो पात्र था उसको देने का काम किया, ना हमने जाति देखा ना हमने धर्म देखा। और जहाँ तक पिछड़ों की नाराज़गी का सवाल है, मैं भी पिछड़े समाज से आता हूँ और भारतीय जनता पार्टी 8 बार मुझे चुनाव लड़ाई है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि भारत के यूनियन कैबिनेट में पहली बार 27 पिछड़े मंत्रियों को स्थान के 12 दलित एमपीज को भी स्थान मिला है, 8 एसटी को मिला है। तो कह लीजिए जो सबका साथ सबका विकास का मोदी जी का जो मंत्र है, उसके आधार पर हम विकास का भी कार्य कर रहे हैं और हमारे कैबिनेट में भी वो चीज़ प्रदर्शित हो रही है, दिख रही है। तो कैसे बैकवर्ड नाराज होगा? बैकवर्ड का जहाँ तक सवाल है, आप 1954 से बैकवर्ड कमीशन बना, काका कालेलकर कमेटी बनी, 61 में उसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, 55 में पेश हुई, 61 में रिजेक्ट हो गया। फिर 89 में मंडल कमीशन बना और मंडल कमीशन भी ठंडे बस्ते में पड़ा था। जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से दिल्ली में सरकार बनी, तब जाकर के 27% आरक्षण बैकवर्डों को मिला। और 2018 में उसको जाकर के संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो मोदी जी ने किया है। तो हम तो बैकवर्ड के लिए या सभी समाज के लिए, समाज के सभी वर्ग के लिए, उसमें हमने 10% फॉरवर्ड क्लास के बच्चों को भी जो कमज़ोर है उनको देने का काम किया। तो मोदी जी का जो नारा है वो सबका साथ सबका विकास, देश कैसे आगे जाए, गरीब आदमी कैसे उत्थान हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अखिलेश जी कहते हैं कि वो जो उनके पुराने काम हैं, आजकल जो योगी सरकार है वो उन्हीं के कामों को फिरा काट रही है। अब अखिलेश जी सपना देख रहे हों, पहले से मन में उनके रहा हो, उसको कहें कि मैंने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी शिलान्यास पे विश्वास नहीं करती, लोकार्पण पे विश्वास करती है। और जितना भी काम हम लोगों ने शुरू किया, करीब करीब सभी कार्यों का लोकार्पण करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये वर्चुअल रैली की बात चल रही है, जो पार्टियां हैं भाजपा के अलावा विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है इससे छोटी पार्टियों को नुकसान होगा। क्या लेते हैं? अब ये निर्णय तो चुनाव आयोग का है और देश में ऐसी परिस्थिति बनी कि हम भी चाहते हैं कि रैलियां हों, क्योंकि उनके पास एक नेता रैली करने के लिए है, हमारे पास दर्जन नेता रैली करने के लिए। हमारे मोदी जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, नड्डा जी हैं, जोगी जी स्वयं हैं, हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं, हमारे गडकरी जी हैं। ऐसे तमाम नेताओं की झड़ी है भारतीय जनता पार्टी में। तो नुकसान तो हमको हो रहा है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए वर्चुअल रैली से होगा, संवाद से होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डे 1 से चुनाव के दृष्टिकोण से ही नहीं, जनता की सेवा के लिए भी और संगठन का कार्य करने के लिए लगातार काम करती है। और अभी कोरोना काल में जब सब नेता घर में क्वारंटाइन हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए लगा था। और उस समय भी बहुत से वर्चुअल मीटिंग्स हुए, वर्चुअल उनको संदेश दिया गया, हमारे कार्यकर्ता उस पर अभ्यस्त हो चुके हैं। अमित शाह जी कैराना को दौरा कर रहे हैं। 17 में बहुत बड़ा मुद्दा था पलायन, क्या अभी मुद्दा होगा पलायन? निश्चित तौर से जिसके ऊपर संकट आया था, अगर वो अपने घर वापस आया है तो कैराना नहीं, कैराना उत्तर प्रदेश के सारे लोग देख रहे हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में जब आम आदमी को पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता था और सरकार मौन बैठी रहती थी, आज योगी जी की सरकार कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया और ऐसे असामाजिक तत्वों को जेल में डालने का काम किया। तो इसका तो प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ने वाला चुनाव है। काशी विश्वनाथ अयोध्या हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, मथुरा की बात हो रही है, तो क्यों चुनाव के समय ऐसी बातें आती हैं? जब इतना अच्छा काम करते हैं तो फिर आखिर में हिंदू मुसलमान पर क्यों आके टिक जाती है बात? जिन्ना का नाम किसने लिया? पटेल से तुलना जिन्ना की किसने किया? शुरुआत किसने किया? और हमने जो किया है तो निश्चित तौर से कहूँगा, 1950 में सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जो उद्धार किया था, तो आज 2019 में मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम का भी उद्धार करने का काम किया है। जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारे वैचारिक चीज़ें हैं, उसको हम निश्चित तौर से लागू करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में आप हैं, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को कैसे लेते हैं आप? मुझे लगता है कि पहले मोदी जी को आवश्यकता थी प्रधानमंत्री बनने का, अब इस देश की आवश्यकता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहे। क्योंकि जो इस 7-7.5 साल में मोदी जी ने करके दिखाया है, जो भारत पहले पिछलग्गू की तरह दुनिया के बाजार में, दुनिया के मंच पे बैठा रहता था, आज भारत जो बोलता है उसका पूरा दुनिया अमल भी करती है, काम भी करती है। तो देश को कहीं ना कहीं विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है और दुनिया में भी भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं तो कहूँगा हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन जब तक ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो इस देश में बने रहे। अखिलेश जी कहते हैं कि जो भाजपा है, योगी सरकार है, वो ठोको और बुलडोजर राजनीति कर रही है। अब अखिलेश जी के ज़माने में आप देखे होंगे, चाहे वो काशी में बम विस्फोट हो, चाहे अयोध्या में बम विस्फोट हो, चाहे लखनऊ में बम विस्फोट हो,
ऐसे जो सारे आरोपियों को उन्होंने उनका मुकदमा वापस लेने का काम किया था, जिसको बाद में कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनको सजा देने का काम किया। तो फैसला आपको करना है कि हम जो कानूनतः जो दोषी है उसको दोष देंगे और जो सही है वो सही है। और जैसे असामाजिक तत्व जो जनता का जमीन हड़प करके बैठे थे, माफियागिर्दी के नाते सबका कब्जा करके बैठे थे, उसको खाली कराकर उनको लौटाने का भी काम किया है। और जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा था उस पर कहीं ना कहीं गरीबों के लिए मकान बनवाने का भी काम योगी सरकार ने किया। गठबंधन आपके साथ राजभर जी का था, तो राजभर जी से नुकसान नहीं होगा? गठबंधन में चलेगा वो आपके? देखिए वही 17 के गठबंधन जो थे आपके देखिए साथ मैंने थे। पहले भी कहा कि ये आने जाने वाले लोग हैं, समय समय पर उनका जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है वहाँ जाते हैं। और आज उनका समाज भी समझ गया है कि हमारे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए ये लोग दल बदल का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर कैसे लेते हैं आप? उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अगर 2017 का पहले देखें तो सूरज ढलने के बाद जब दिया जलता था ना, तो घर का जो मुखिया होता था या माताएं होती थीं कि हमारा पति कहाँ रह गया, हमारा बेटा कहाँ रह गया, ये चिंता उनको सताती थी। यहाँ तक कि जो लोग उत्तर प्रदेश से बाहर कमाने जाते थे उनको भी रात में चैन की नींद नहीं आती थी। उनको डर बना रहता था कि मेरा खेत ना कब्जा हो जाए, मेरा मकान ना कब्जा हो जाए, मेरा दुकान ना कब्जा हो जाए। आज कम से कम उत्तर प्रदेश में सभी लोग लॉ एंड ऑर्डर मजबूती से लागू हुआ है, सब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो आपका अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीटें जीतेंगे। अब अखिलेश जी क्या कर रहे हैं वो तो अखिलेश जी जाने। पिछली बार भी हम लोगों ने अपने संगठन के बल पे कहा था कि 300 पार करेंगे, तो भी लोग हम लोग की खिल्ली उड़ाते थे और 300 पार हमने करके दिखाया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अभी जन आशीर्वाद जन विश्वास यात्रा में भी मुझे 10 दिन विभिन्न जिलों में जाने का अवसर मिला और जो उत्साह और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह, जनता का उत्साह देखने को मिला, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीट लेकर आने वाली है। प्रियंका गांधी का जोर बहुत महिलाओं पे है, उन्होंने 40% टिकट बोला था महिलाओं को देंगे, उन्होंने दिया भी। भाजपा ऐसे कैसे लेती है और भाजपा महिलाओं के लिए क्या सोच रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्ग के लिए सोचती है, महिलाओं के लिए भी सोचती है, पिछड़ों के लिए भी सोचती है, अगड़ों के लिए भी सोचती है, सामान्य वर्ग के लिए भी सोचती है, सबके लिए सोचती है। जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर हम टिकट भी देते हैं, हम उनकी हिस्सेदारी भी देते हैं, उनका विकास भी करते हैं। 300 यूनिट बिजली अखिलेश जी ने कहा है कि फ्री देंगे। पेंशन की जो प्रॉब्लम थी, पेंशन को उन्होंने कहा बहाली कर देंगे दोबारा, तो इससे नहीं नुकसान होगा? निश्चित तौर से बिजली जब आएगी तब तो माफ़ करेंगे। जब बिजली नहीं आएगी 2017 के पहले 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा बिजली आती थी। आज योगी जी आए हैं तो कम से कम 18 घंटा सुनिश्चित तौर से गाँव में भी बिजली जल रहा है। शहरों में 24 घंटा, कुछ जगह 22 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से उसका कोई वादा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं और हमारा चुनाव से पहले है और अब की उनकी सरकार बन रही है और सारे गठबंधन के साथ हैं, तो योगी जी को वापस मत भेज देंगे। योगी जी कोई नया चुनाव नहीं लड़ना, पहले से भी लड़ रहे हैं। और आज अखिलेश योगी जी के लड़ने के नाते ही मजबूरन उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, मजबूरन उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और योगी जी जीतेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। पंकज जी, आप पूर्वांचल से आते हैं, बताया जा रहा है कि इस बार पूर्वांचल में जो कुछ जिले हैं राजभर की घटना से, वो भाजपा के लिए थोड़ा सा चुनौती है। देखिए, चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है और निश्चित तौर से चुनाव की ना किसी से लड़ाई भी होगी, लेकिन किसी के आने जाने से आम मतदाता समझ चुका है। क्योंकि गांव में अगर आप जाएं, अभी मैं एक गांव में गया था तो वहाँ पर मैं पूछा कि माँ किसको वोट देना है, तो उनका नारा था कि मोदी जोगी जब खाए के देते हैं, रहे के देते हैं, तो हम उनको वोट के दे लेंगे। ये देहाती भाषा में, उनके भाषा में बोल रहा हूँ। और एक माता ने तो कहा कि हम कहे माता जी वोट किसको जाएगा, तो कहा भाई वोट तो जहाँ जाई हम लोग भाजपा को वोट देंगे, लेकिन मोदी के बचैले रहिए। ये मोदी को बचाइए रहे मतलब क्या लगाव है उनका। जो पंजाब की घटना हुई उसका असर हम लोग आज टीवी पे बंद हो गया, हम लोग भी अपने अपने कार्यों में फंस गए, लेकिन आम गरीब आदमी को चिंता है कि मोदी का इस देश में रहना बहुत आवश्यक है। पंकज जी से बात जारी रहेगी, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पंकज जी, पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ था, आज की क्या स्थिति है, क्या डेवलपमेंट हुआ है इन 2017 के बाद से?
पूर्वांचल पे अगर ध्यान देंगे आप तो 2017 के बाद तुलनात्मक चार्ट बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ पूर्ण हो गया है, लेकिन जिस पूर्वांचल में हॉस्पिटल की बेहद कमी थी, आज करीब करीब पूर्वांचल के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है या शिलान्यास हो चुका है, काम होने वाला है। पूर्वांचल में एम्स का निर्माण हुआ, उत्तर प्रदेश में 2 एम्स का निर्माण हुआ, एक रायबरेली में, एक गोरखपुर में। बरसों से बंद पड़ा था खाद कारखाना, उसको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने और योगी जी ने चालू करने का काम किया। पहले 2 एक्सप्रेसवे होता था, आज 5 एक्सप्रेस बन के तैयार है। सभी जिलों को सड़कों से जोड़ा गया, सभी गांवों में बिजली, गांव कौन कहे, हर घर को बिजली कनेक्शन फ्री में देने का काम किया। कोविड काल में जहां देश क्या पूरे दुनिया पे संकट पड़ी थी, इस कोविड काल में भी योगी जी ने, मोदी जी ने आम आदमी भूखा ना सोने पावे उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया था। विद्यालय का जहां तक शिक्षा का सवाल है, 1 लाख से ज़्यादा एक कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों के स्तर को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जहाँ तक पूर्वांचल का सवाल है, बहुत बड़ा परिवर्तन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में खुला, ये सब काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ किया। आप अपने क्षेत्र सांसद हैं, आप महाराजगंज के लिए कुछ विशेष योजना जो आपने चलाई हो? देखिए, महाराजगंज के लिए जब पहले महाराजगंज में 2014 में गडकरी जी गोरखपुर गए थे, जब मैं उनसे सड़क की मांग करने लगा तो उनका कमेंट था कि पंकज तुम्हारे यहाँ कोई सड़क नहीं है क्या? क्योंकि एक लाइन से मैं गिना रहा था, क्योंकि उस समय गोरखपुर से सोनौली थोड़ी सी वो चलने लायक सड़क थी, बाकी ज़िले में हमारे कोई भी सड़क चलने योग्य नहीं थी। आज अगर ज़िले में हमारे जाएंगे आप तो जितनी भी मुख्य सड़कें हैं, सभी सड़कें करीब करीब कंप्लीट हो चुकी हैं। और कह लीजिए कि इस समय मुझे एक इंजीनियर बता रहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा NH का निर्माण महाराजगंज जनपद में हुआ है। मेडिकल कॉलेज का भी घोषणा हो चुका है, निश्चित तौर से मेडिकल कॉलेज भी खुलने जा रहा है। वहाँ पर गौतम बुद्ध की ननिहाल है, उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यतः रेलवे लाइन जोड़ने का विषय था, बड़ा परियोजना है, क्योंकि भारत सरकार की योजना है कि जहाँ पर पहले रेल हमारी है उसको दुरुस्त किया जाए और फिर प्रॉफिटेबल लाइन को लिया जाए। उसके लिए भी मैं लगा हूँ कि मुख्यालय, रेलवे लाइन से हमारा जिला जुड़ा हुआ है लेकिन मुख्यालय नहीं जुड़ा, उसको जोड़ने का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आपकी लड़ाई किससे है? बहुजन समाज पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से है, कांग्रेस से है? देखिए, लड़ाई जो उत्तर प्रदेश की परिदृश्य देख रही है, और लड़ाई तो किसी ना किसी से होगी, कोई ना कोई तो सेकंड पे रहेगा, लेकिन वो अंतर बहुत बड़ा होगा, वो अंतर बहुत बड़ा होगा। अब उसमें कांग्रेस भी हो सकती है, कांग्रेस तो दूर दूर तक है नहीं, समाज बसपा भी कहीं ना कहीं उसकी हालत पतली है, तो निश्चित तौर से सपा से होगा या कहीं कहीं अलग अलग सीटों पे अलग अलग लोगों से होगा। आप बहुत व्यस्त हैं, इसलिए आपको बहुत समय नहीं लेंगे। आखिरी सवाल, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं? मैं पहले भी कहा कि जो मेरा अनुभव है, जो मैं जन विश्वास यात्रा में जो यात्रा किया हूँ, जो मैं माहौल देखा हूँ जनता का और कार्यकर्ता का, और अपने क्षेत्र का भी मैं भ्रमण किया हूँ, अगल बगल के भी क्षेत्र में मैं गया हूँ, जो जनता का भाव है, जो गरीब जनता है, निश्चित तौर से उनका भाव को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा सीट लेकर के सरकार बनाएगी। एक बार बहुत पहले आपसे बात हुई थी मेरी, तो आपने कहा था कि बॉर्डर पे जो कुछ आपके बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए भी कोई योजना चला रहे थे आप लोग? निश्चित तौर से बॉर्डर डेवलपमेंट योजना चल रही है, जो बॉर्डर के करीब 10 किलोमीटर अंदर तक के गांव हैं, वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था, वहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था, वहाँ पर सड़कों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, ये सब अलग से भारत सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार से मिलकर चलाई जाती है। तो आपको लगता है कि योगी जी के जो चुनाव हो रहा है उसमें योगी जी बहुमत से आएंगे? पूर्ण बहुमत से आएंगे। पूर्ण बहुमत से आएंगे। तो ये थे पंकज चौधरी जी, जिनका कहना है कि योगी सरकार आपकी पूर्ण बहुमत से आएगी, लेकिन इनकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो जब रिजल्ट आएगा 10 मार्च को तब पता लगेगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।